नमस्कार। कक्षा 9 अ पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 1 में आज का विषय है इस जल प्रलय में। इस पाठ के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी। पाठ शुरू करने से पहले हम लेखक के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। इन्होंने नेपाल से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। सन 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण प्रमुख सेनानी रहे ये फणीश्वरनाथ रेणु जी। रेणु जी ने नेपाल की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी भाग लिया। आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात रेणु जी ने ग्राम्य जीवन का रसीला और रागात्मक चित्रण किया है अपनी कृतियों में। अपनी उत्कृष्ट भाषा शैली द्वारा इन्होंने हिंदी कथा साहित्य को एक नई दिशा दी है। इनकी प्रमुख रचनाओं में मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे इनके प्रमुख क्या हैं उपन्यास हैं। और इनके जो कहानी संग्रह हैं ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अगिनखोर, ऋण जल, धन जल, नेपाली क्रांति, कथा इनके क्या हैं प्रमुख रिपोर्टाज हैं। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आइए पाठ शुरू करते हैं। पाठ में यहाँ देखिए, पहले पाठ के बारे में परिचय उसका जान लीजिए। इस जल प्रलय में ये जो पाठ है आपके पाठ्यक्रम में, यह ऋण जल धन जल नाम से फणीश्वरनाथ रेणु जी ने सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे हैं, जिसका एक सुंदर उदाहरण है इस जल प्रलय में। इस पाठ में उन्होंने सन 1975 की पटना की प्रलयंकारी बाढ़ का अत्यंत ही रोमांचक वर्णन किया है, जिसके वे स्वयं भुक्तभोगी रहे हैं। उस कठिन आपदा के समय की मानवीय विवशता और यातना को फणीश्वरनाथ रेणु जी ने शब्दों के माध्यम से साकार किया है। इन्होंने ऋण जल धन जल पुस्तक में कुत्ते की आवाज़ शीर्षक से पटना की बाढ़ का जो वर्णन किया है उसे डॉक्टर जाविर हुसैन ने संपादित कर साक्ष्य पत्रिका में नदियों की आग विशेषांक में इस जल प्रलय में शीर्षक से संकलित किया है। प्रस्तुत पाठ वहीं से संकलित है या वहीं से लिया गया है। आइए पाठ शुरू करते हैं। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहाँ हर साल पश्चिम पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती मतलब जहाँ जिस जमीन को जोती और बोई ना जाती है वह जमीन क्या कहलाती है? परती जमीन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ लेखक का गांव बिहार के पटना जिले में है, जो हमने आपको ऊपर बताया है। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं इस रिपोर्टाज के माध्यम से। ठीक है, इसमें बाढ़ का जीवंत चित्रण लेखक ने किया है और पटना के एक ऐसे गांव में लेखक रहते हैं जहां हर वर्ष कोसी, पनार, गंगा और महानंदा की बाढ़ से लोग त्रस्त होते हुए शरण लेते हैं। ठीक है, बंजर भूमि पर जानवरों के चरते झुंडों से लोग बाढ़ की भयानक स्थिति का अंदाजा लगा लेते हैं। जानवरों को ऐसा महसूस हो जाता है। ठीक है, परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था। यह लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि जैसे गांव के कुछ और अधिकांश लोग तैरना नहीं जानते थे, उसी प्रकार से मैं भी तैरना नहीं जानता था। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। 10 वर्षों से लेखक इन सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और लिखने की बात बता रहे हैं कि जब लेखक हाई स्कूल में पढ़ते थे तभी उन्होंने बाढ़ पर एक लेख लिखा था और उस लेख पर उन्हें पुरस्कार मिला था। ठीक है, धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की जो पुरानी कहानी है उसको नए पाठ के साथ लेखक प्रस्तुत कर चुके हैं। इसके बारे में बता रहे हैं। लेखक बताते हैं कि जय गंगा 1947 में, डायन कोसी 1948 में, हड्डियों का पुल 1948 में आदि इनकी छुटपुट जो है रिपोर्टाज हैं, जिसको लेखक ने स्वयं लिखा है। ठीक है, अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि मेरे कई उपन्यासों की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। लेखक बता रहे हैं कि मेरी कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, अर्थात
लेखक ने अपने लेख में कई बार बाढ़ के बारे में लिखा है, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ है। ठीक है, लेख तो इन्होंने लिखा था, लेकिन कभी बाढ़ की विभीषिका को इन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा था। जो बाढ़ का प्रलयंकारी रूप होता है उसे इन्होंने, लेखक ने कभी देखा नहीं था। लेख तो इन्होंने बहुत बार बाढ़ पर लिखा था। अब वह तो पटना शहर में सन 1967 में 67 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि, वृष्टि मतलब बारिश या बरसात के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से, ऐसा लेखक बता रहे हैं। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में अपनी ज़रूरत की कुछ आवश्यक सामग्रियां जो वहाँ लोग एकत्रित करते हैं बाढ़ आने से पहले, ठीक है, जैसे देखिए आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां, मतलब कुछ दवाएं भी लोग वहाँ रख लेते हैं। जमा कर मतलब रख कर के बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। ठीक है, सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया। प्लावित मतलब पानी में डूब गया। ठीक है, जिसके ऊपर पानी, जिस जगह के ऊपर पानी भर आया हो वहाँ उस जगह को प्लावित होना कहा जाता है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। यूँ सूचना जो मिली बंगला में मिली थी, इस वाक्य से मिली थी, कैसे, जानो गोलघर डूबे गे छे। ठीक है, बांग्ला भाषा में यह सूचना मिली। और 5 बजे जब काफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा। ठीक है, जब रात भर बारिश हुई तो सुबह बाढ़ को देखने के लिए काफ़ी हाउस जाने के लिए लेखक ने रिक्शा किया और अपने एक साथी के साथ वहाँ जाना चाहते हैं। जब रिक्शा वाला पूछता है कि मतलब कहाँ जाना है, हंस करके पूछता है कि कहाँ जाना है, तो बोलते हैं लेखक कि काफ़ी हाउस ले चलो। वह बोलता है कि वहाँ कैसे जाइएगा, वहाँ तो पूरा काफ़ी हाउस पानी में डूब चुका है। ठीक है, हंस करके वह बोलता है। अब देखिए आगे जाते हैं। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। कुछ लोग देखने जा रहे हैं, कुछ लोग जो पहले चले गए हैं वो देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा था, ठीक है, कि पानी कहाँ तक आ गया है। और जो देखकर लौटते हुए लोग थे उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि फ्रेजर रोड पर आ गया है पानी। पर बता रहे हैं, लेखक की जिज्ञासा शांत नहीं होती है और लोग बता रहे हैं कि फ्रेजर रोड पर आ गया है। ठीक है, मतलब पार कर गया है फ्रेजर रोड को। श्री कृष्ण मुरारी पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं, मतलब ये सब वहाँ डूब चुके हैं। लेखक बता रहे हैं जब हम काफ़ी हाउस के पास पहुँचे, काफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन उलझा पानी, गेरुआ झाग, ठीक है, और फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मतलब बाढ़ बहुत तेजी से इधर की साइड में ही बढ़ता आ रहा था। आचार्य जी, लेखक वहाँ कह रहे हैं, जिनके साथ गए हैं अपने आचार्य साथी के साथ, उनसे कह रहे हैं, आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। कह रहे हैं लेखक, मृत्यु का तरल दूत आ रहा है। तरल दूत मतलब शीतल जल जो है वो बढ़ते हुए भयंकर रूप धारण करके, मृत्यु का रूप धारण करके आ रहा है। तो लेखक अपने साथी से बता रहे हैं। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर हूँ, डरपोक हूँ। ठीक है, यहाँ सभय मतलब भय के साथ, डरे हुए लेखक के आवाज़ से अस्फुट मतलब कुछ अस्पष्ट शब्द निकले। ठीक है, और वहाँ डर करके कह रहे हैं अपने आप को कि हाँ मैं डरपोक हूँ। ठीक है, फिर रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना, थोड़ा और आगे चलिए। भीड़ का एक आदमी बोला, अरे रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले के साथ अनुनय भरे स्वर में कहा कि लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो जिद करके काफ़ी हाउस तक गए, फिर वहाँ जब बाढ़ की विभीषिका को इन्होंने देखा तो बाढ़ जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है उसके बारे में लेखक उसको मृत्यु का तरल दूत कह रहे हैं। उसके बाद डर करके हाथ जोड़ करके स्पष्ट शब्दों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं रिक्शा वाले से कि भैया लौटा ले चल। लेकिन रिक्शा वाला फिर वहाँ जा कर के निडर होता है और कहता है थोड़ी दूर और चलिए, लेकिन कहते हैं नहीं, लौटा ले चल भैया। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस
होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर गया था। पानी की तेज धार पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। मतलब इस प्रकार से बाढ़ की विभीषिका बढ़ती हुई चली आ रही थी कि जहाँ भी लेखक जा रहे हैं हर जगह उनको बाढ़ की विभीषिका ही दिखाई दे रही है। कह रहे हैं कि वहाँ पहुँचने पर मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। ठीक है, वहाँ एक जब जाते हैं बाढ़ देखकर, जब काफ़ी हाउस से लौट रहे हैं तो वहाँ हरियाली पर सने सने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्तंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, ई जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो जब पटनिया डूब रहा है, ऐसा वह आदमी कह रहा है। तो वहाँ लेखक अपने मित्र से कह रहे हैं कि यही है वह आदमी, इसको पहचान लीजिए जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके थे और आकाशवाणी के पटना केंद्र में स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर के, मतलब सुनने के लिए उत्सुक होकर के उस समाचार को सुन रहे थे जो वहाँ मतलब सुनाई दे रहा था। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुँच चुका था। लेखक बता रहे हैं फणीश्वरनाथ रेड्डी जी, किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नज़र आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते हैं। जरा इन बुज़दिलों को देखो। तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और बाढ़ का पानी भरता हुआ चला आ रहा था। तो वहाँ जाने के लिए लोग मना कर रहे थे, लेकिन ये लोग माने नहीं गए और वहाँ से डर करके आ रहे हैं। तो इनका चेहरा देख करके लेखक बता रहे हैं कि लोग हम पर हंस पड़ेंगे अगर वहाँ हम कुछ देर और रुकेंगे। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर का आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूँ। क्या क्या ले लूँ, हेडली चीज़ या एक ही सप्ताह के फ्रेंच। ठीक है, वहाँ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं कि एक सप्ताह की खुराक एक ही बार ले लो, सप्ताह भर की खबरें मैं एक ही बार पढ़ लूँ। लेकिन क्या क्या पढूं, लेखक बता रहे हैं क्या क्या, जो हेडलाइन है उसको पढूं या पूरी साप्ताहिक जो नीचे छोटे छोटे अक्षरों में दिया गया है उसको पढूं। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। ठीक है, जब उनके मित्र जिनके साथ वो बाढ़ देखने गए थे जब वो जाने लगे तो विदा लेते समय कह रहे हैं कि पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें, और वो कह रहे हैं पता नहीं हम कितने पानी में रहें। कह रहे हैं जो कम पानी में रहेगा वो दूसरे की सुधि लेगा। ठीक है, हालचाल लेगा। फ्लैट पे पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी का ऐलान किया जाने लगा। भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए। अतः आप लोग सावधान हो जाइए। प्रतिध्वनि सावधान हो जाएं। ठीक है, यही बात कई बार दोहराया गया। मैंने गृहस्वामी से पूछा, गैस का क्या हाल है? उसने बताया बस ख़त्म होने वाला ही है, फिलहाल बहुत है। कह रही है उनकी गृहस्वामी की कुछ अभी है गैस, तो कह रहे हैं बहुत है। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। पीर मुहानिया, शालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर नवल नगर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर तक पहुँचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी नहीं। ठीक है, नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं खाना चाहते हैं, मतलब दवा अभी लेखक नहीं खाना चाह रहे हैं। कुछ लिखूं ऐसा सोच करके लेखक लिखने बैठते हैं, परंतु सोचते हैं कि क्या लिखूं, कविता लिखूं, क्या लिखूं। कविता का शीर्षक रखता हूँ बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। फिर कह रहे हैं धत नहीं। स्मृतियाँ आने लगी एक एक करके, एक एक का चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह।
1947 मनिहारी तपुड़िया अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया से बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जब हम नाव पर जा रहे हैं, चारों ओर पानी ही पानी, दूर तक एक द्वीप जैसा बालूचट दिखाई पड़ा। हमने कहा वहाँ चलकर जला चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। ठीक है, इस प्रकार से लेखक वहाँ भी जाना चाह रहे हैं। लेखक का मन नहीं भर रहा है बाढ़ की विभीषिका को देख करके, और वो हर जगह बाढ़ के बारे में देखना चाह रहे हैं और जाना चाह रहे हैं। अब यहाँ देखिए लेखक बता रहे हैं बाढ़ के बारे में। इस रिपोर्टाज में बाढ़ का जीवंत चित्रण लेखक ने किया है। लेखक पटना के एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां हर वर्ष कोसी, पनार और गंगा महानंदा बाढ़ नदियों की बाढ़ से वह जगह डूब जाता है, वहाँ के लोग त्रस्त हो जाते हैं। और इनके गांव में आकर के, थोड़ा इनका गांव कुछ ऊंचाई पर पड़ता है, वहाँ आकर के मतलब थोड़ा शरण प्राप्त करते हैं। बंजर भूमि पर जानवरों के चरते झुंडों से लोग बाढ़ की भयंकरता की स्थिति का अंदाज़ा लगा लेते हैं। सन 1967 में जब भयंकर बाढ़ आई थी तब पूरा पटना शहर और मुख्यमंत्री निवास तक के डूबने की खबरें वहाँ आती हैं। लेखक जब दुखी होता है तो लेखक का दुखी होना स्वाभाविक होता है। क्यों स्वाभाविक होता है कि शाम के लगभग 7 बज चुके थे और लोग पान की दुकान के सामने समाचार सुन रहे थे। समाचार में बताया जा रहा था कि पानी बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग रोजाना की भांति चहलकदमी कर रहे थे। अचानक पान वालों की बिक्री बढ़ गई थी। लेखक केवल लेखक ही वहाँ दुखी प्रतीत हो रहा था। क्यों? लोगों की यह राय थी कि एक बार पटना डूब जाए तो सब पाप धुल जाएंगे। वे सब ताश खेलना चाहते थे, मतलब पटना को डूबने की प्रतीक्षा में सभी लोग वहाँ खड़े थे। अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि बाढ़ की तैयारी जो होता था, पहले हमने आपको बताया कि लोग अपनी आवश्यक की कुछ चीज़ें वहाँ रख लेते थे। और 1947 में मनिहारी तपुड़िया कटिहार जिले में बाढ़ आई थी। लेखक गुरुजी के साथ नाव पर दवा, किरासन तेल, पका ही घाव की दवा और दिया सलाई आदि लेकर मदद के लिए पहुँचे थे वहाँ। लेखक अपना अनुभव बता रहे हैं कि सन 1949 में महानंदा नदी में भी बाढ़ का कहर ढाया था। लेखक वापसी थाना के एक गांव में बीमारों को नाव पर लाल साड़ी में दुल्हन का हाव भाव दिखा रहा था। ठीक है, वहाँ लेखक बता रहे हैं कि एक बार जब 1949 में महानंदा में भी बाढ़ आया था, महानंदा नदी ने बाढ़ का कहर ढाया था, तो लेखक वापसी थाना के एक गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जा रहे थे। ठीक है, एक बीमार के साथ उस बीमार का कुत्ता भी नाव पर चढ़ाया था। लोग मछली को भूनकर खा रहे थे। जब लेखक और उसके साथी टीले के पास पहुंचे तो वहाँ एक ऊंची स्टेज बनाकर बलवाही का नाव चल रहा था। एक काला कलूटा नटुआ लाल साड़ी में दुल्हन का हाव भाव दिखा रहा था, मतलब नाच रहा था नटुआ वहाँ। सन 1967 की बाढ़ में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था। नाव पर एक सजी धजी टोली फिल्मी अंदाज में कश्मीर का सुख घर बैठे लेने के लिए निकली थी। ठीक है, लोग वहाँ कश्मीर का सुख लेने के लिए निकले थे उस नाव पर बैठ कर के। नाव पर चाय और नेस्कैफे के पाउडर को मथकर एस्प्रेसो बन रहा था। दूसरी तरफ एक लड़की रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। फिल्मी अंदाज में गाना बज रहा था और एक वहाँ युवक घुटने पर कोहनी टेक कर डायलॉग बोल रहा था। क्या बोल रहा था कि जब उनकी नाव गोलंबर पर पहुंची तब अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियाँ, शीटियाँ और फप्तियों की ऐसी वर्षा कर दी कि उन फूहड़ युवकों की सारी एक्स बिजनेस तुरंत छूमंतर हो गई। ठीक है, अब बाढ़ का आना उसके बारे में बता रहे हैं लेखक कि बाढ़ कैसे आया था, वो अपना अनुभव बताते हैं और कहते हैं कि रात के 2:30 बजे तक सब लोग जगे हुए थे, लेकिन पानी ने सुबह के 5 बजे तक आने की दस्तक दी। चारों ओर शोर शराबा, चीख पुकार और पानी की लहरों का नृत्य दिखाई दे रहा था। पानी बहुत तेजी से चढ़ रहा था। लेखक ने बचपन में बाढ़ तो देखी थी, पर कभी भी इस प्रकार बाढ़ का चढ़ाना नहीं देखा था लेखक ने। ऐसी विभीषिका, ठीक है, ऐसा बाढ़ का आना लेखक ने पहली बार देखा। लेखक बताते हैं कि अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, वाह
तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। तो वो कह रहे हैं कि मैं इसका चित्र खींच लेता, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था, भूरे रंग के भेड़ों की झुंड, भेड़ दौड़ रहे थे, भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, तो एक टेप रिकॉर्डर होता, तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं है, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास, ऐसा लेखक कह रहे हैं। वहाँ बाढ़ की विभीषिका को देख करके लेखक अत्यंत ही परेशान है और उसके बारे में कह रहे हैं। अब आइए, इस प्रकार से बच्चों हमने इस पूरे पाठ को आपको समझाया। अब इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, तो आइए उनका उत्तर देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। इसका उत्तर होगा कि बाढ़ की जब खबर लोगों को मिलती है तो बाढ़ की खबर सुनकर के लोग अपनी दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने में जुट गए। वे ईंधन, आलू, मोमबत्ती, माचिस, सिगरेट, पीने का पानी और कुछ आवश्यकता के लिए दवाइयाँ आदि अपने घरों में जमा करने लगे, ताकि बाढ़ आने पर वे अपनी ज़रूरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है कि बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। तो इसका उत्तर होगा कि बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक इसलिए उत्सुक था क्योंकि चारों तरफ से तरह तरह की खबरें आ रही थी। राजभवन और मुख्यमंत्री निवास तक डूबने की खबर आई, गोलघर जल से घिर गया था और काफ़ी हाउस में भी पानी भर गया था। ये सब सुनी सुनाई बातें थी। लेखक पानी को अपनी आंखों से देखने के लिए उत्सुक थे। वे अफवाहों पर ध्यान न देकर स्वयं उस बाढ़ की जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए अपने साथी मित्र के साथ बाढ़ देखने गए। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। तो इसका उत्तर होगा कि सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से पता चलता है कि जनसमूह जिज्ञास स्वभाव का होता है। सभी के मन में बाढ़ की स्थिति से अवगत होने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। सभी जानना चाहते थे कि बाढ़ का पानी कहाँ तक आ गया है और उनके यहाँ कब तक पहुँच जाएगा। वे बाढ़ से बिना डरे पानी की गति एवं स्थिति को जानना चाहते थे। चौथा प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। जैसा कि हमने ऊपर पाठ में आपको समझाया है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। ठीक है। एक मोटी रस्सी के आकार में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से बहता चला आ रहा था। लेखक ने अपने मित्र से कहा कि देखो, मृत्यु का तरल दूत आ रहा है। पानी तरल होता है, पानी का तेज प्रवाह मौत का संदेश लेकर आता है और अपने साथ सभी को बहाकर उसमें ले जाता है, इसीलिए इसे मृत्यु का तरल दूत लेखक ने कहा है। पांचवा प्रश्न है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो ये बच्चों आप लोगों को खुद ही करना है, लेकिन एक बार हम इसको बता दे रहे हैं कि बाढ़ एक कैसी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। ये खुद से नहीं लाई जाती है, प्रकृति से स्वयं लाती है। अत्यधिक वर्षा होने या नदी में अत्यधिक पानी भरने से बाढ़ आ जाती है। इससे निपटने के लिए दीर्घकालिक और तात्कालिक उपाय अपनाने जाने की आवश्यकता है। पानी के निवास की जो पानी भर रहा है उसके निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बचाव कार्यों का प्रबंध वर्षा ऋतु के आने से पहले कर लेना चाहिए। नाव तथा दवाइयों का प्रबंध होना चाहिए। खाने पीने की आवश्यक सामग्री का उचित मात्रा में रख लेना चाहिए। आवश्यक सामग्रियों को लोगों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण देना आवश्यक है। घर की आवश्यक तथा महंगी वस्तुओं को ऊंचाई पर रख देना चाहिए, ऊंचे स्थान पर रख देना चाहिए ताकि वह सुरक्षित रह सके। छठवां प्रश्न है, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। इस कथन द्वारा यह पता चलता है, इसका उत्तर होगा कि इस कथन द्वारा यह पता चलता है कि अभी भी लोगों की मानसिकता ईर्ष्या भाव से भरी हुई है। ग्रामीण और शहरी लोगों में अंतर है। शहरी लोग जो होते हैं स्वार्थी होते हैं। ऐसा लेखक का मानना है कि शहरी लोग स्वार्थी और आत्म केंद्रित हैं। गांव में जब बाढ़ आई थी तब शहरी लोगों ने उनकी कोई सहायता नहीं की।
उन लोगों ने इस क्षेत्र की तरफ देखा भी नहीं और उनकी खबर भी नहीं ली। इस प्रकार यहाँ लेखक इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जब शहर डूब रहा है तब देखें। ठीक है, इसलिए लेखक ने इस प्रकार से कहा है। 7वां प्रश्न है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई? इसका उत्तर होगा कि बाढ़ आने की खबर सुन दुकानदारों में हड़बड़ी मच गई। सभी दुकानदार नीचे रखा हुआ सामान ऊपर रखने लगे। खरीद बिक्री बंद हो गई। पान वालों की दुकानें बंद नहीं हुई, बल्कि वहाँ अच्छी खासी भीड़ जमा होने लगी। उनके पास रेडियो या ट्रांजिस्टर था। लोगों के मन में यह जानने की जिज्ञासा थी कि बाढ़ का पानी कहाँ तक आ गया है। समाचार सुनने के लिए लोग वहाँ पान की दुकान पर एकत्रित होने लगे और समाचार सुनने के साथ साथ वे पान भी खा रहे थे। इसलिए खरीद बिक्री बंद हो चुकने के बाद भी पान की बिक्री अचानक बढ़ गई। 8वां प्रश्न है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किया? तो यहाँ जब लेखक को यह विश्वास हो जाता है कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो लेखक ने अपनी कुछ आवश्यक वस्तुएं, जो उनकी आवश्यकता की वस्तुएं थी, उसे एकत्रित कर लिया। जैसे लेखक ने ईंधन, मोमबत्ती, दिया सलाई की डिबिया तथा कंपोज की गोलियों का प्रबंध कर लिया। 9वां प्रश्न है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? तो जहाँ बाढ़ पीड़ित क्षेत्र होता है, बाढ़ के का पानी जहाँ एकत्रित होता है, उस क्षेत्र में हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, कॉलरा, वायरल आदि बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है हमेशा। ठीक है। 10वां प्रश्न है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? इसका उत्तर होगा कि जब लेखक बाढ़ग्रस्त इलाके में लोगों का बचाव कर रहे थे, बीमार लोगों के इलाज करने हेतु ले जाने के लिए लेखक ने जब नाव का प्रयोग किया, नाव पर एक बीमार नौजवान अपने कुत्ते के साथ चढ़ा। ठीक है, कुत्ते को साथ लेकर चढ़ा। डॉक्टर को अच्छा नहीं लगा यह चीज़ कि कुत्ता भी नाव में आए। वह नाव बीमार लोगों के लिए थी। उन्होंने कुत्ते को ले जाने के लिए मना कर दिया। बीमार नौजवान कुत्ते के बिना जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि जब मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तब मैं ही जा कर के क्या करूँगा, और वह नाव से उतर गया। जब बीमार व्यक्ति नाव से उतरा तो वह कुत्ता भी उतर गया, पानी में कूद गया। उसने कहा कि जब मेरा मालिक नहीं जाएगा तो मैं जाकर के क्या करूँगा। इससे दोनों के आपसी प्रेम भाव का पता चलता है। कुत्ते की स्वामी भक्ति तथा नौजवान के पशु प्रेम की जीवंत भावना यहाँ उजागर होती है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। 11वां प्रश्न है, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं, मेरे पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपर्युक्त कथन ऐसा क्यों कहा? जबकि पहले वह चाहता था कि मतलब टीवी, टेप रिकॉर्डर, कैमरा कुछ हो मेरे पास, और बाद में कह रहा है अच्छा है कि कुछ भी नहीं है। ऐसा लेखक ने क्यों कहा? तो लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बाढ़ के दृश्य को देख लेखक सोचते हैं कि उनके पास एक मूवी कैमरा था, टेप रिकॉर्डर होता तो वे सब कुछ उसमें कैद कर लेते या मतलब दुनिया को दिखाते। बाढ़ तो वे बचपन से ही देखते आए थे, पर पानी का इस तरीके से आना उन्होंने पहले नहीं देखा था। वे सोचते हैं कि अच्छा हुआ पानी रात को नहीं आया, नहीं तो डर के मारे उनका बुरा हाल हो जाता। देखते ही देखते सब कुछ पानी में डूब गया। काश उनके पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो ज़्यादा अच्छा होता। पास में एक कलम थी, वह भी चोरी हो गई। अंत में लेखक क्या सोचते हैं कि अच्छा ही हुआ कि उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि तभी बाढ़ के दृश्यों को कैमरे में या कलम द्वारा कैद करने में लग जाते तो इस जीवंत घटना का वास्तविक जो अनुभव है उन्हें नहीं हो पाता। इन चीज़ों के अभाव के कारण ही उनका सारा ध्यान उस बाढ़ को महसूस करने में लगा, जो अधिक अच्छा हुआ। अब यहाँ देखिए, इस पूरे पाठ को हमने आपको समझाया और पूरा पाठ का सारांश भी हमने आपको समझाया। इस पाठ पर जो आधारित प्रश्न से उनका उत्तर भी हमने आपको समझाया। हमें पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।